हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, उसमें सबसे पहला प्रकरण है आदिकाल और प्रकरण 1 का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। तो जो आदिकाल है प्रकरण 1, उसका सामान्य परिचय ये है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा से दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मतलब इन्होंने कहा कि उनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति के इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व रूप राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। इसमें शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चित नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बताती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चरण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहों राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। ये बात किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरी बात यह आदिकाल के संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उससे कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंद है। मतलब उसमें बहुत कुछ बंद है। हिंदी इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की
ठीक बोलचाल की भाषा नहीं जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों के काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ उन अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य रचना के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उनके कुछ पीछे तक की पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य एक और तो पुरानी परंपरा 14वीं शताब्दी के मध्य एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संवत सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। उनके कुछ उदाहरण हैं। चलिए वीर हम्मीर पाऊ भर मेयणी कंपई, दिग्मण हन अंधार धूली सुरह अच्छाई। तो दूसरी भाषा में अमीर खुसरो जो थे, खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कर रहे थे कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृति पुरानी काव्य भाषा भी मानते रहे थे। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, बालचंद विज्जावई भाषा दुहो नहीं लगाई दुज्जन आशा। और दूसरी ओर कबीरदास जी अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अग्नि जो लागी नीर में कंदो जरिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी। तो सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया है कि देसिल बाना सबजन मिथ्या ते तैसन जंपो अवट्ठा। अर्थात देसी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण के पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके देशी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। मतलब उन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, कि हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की राजाओं का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों ये जो हाईलाइट हुआ है, हाईलाइट पंक्तियाँ की गई हैं, ये मुख्य हैं, इनसे ही प्रश्न बनता है। अब जैसे कि इसमें दिया है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो माना जाता है प्राकृत की अंतिम
अपभ्रंश अवस्था से। आगे इन्होंने कहा कि उस समय से जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का। ये भी कई बार ये जो कथन है ये आता है कि ऐसा किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। तो अपभ्रंश की प्राकृतिक, ऐसे ही इसमें कहा कि प्रचलित काव्य भाषा पद समझा जाता था, और अपभ्रंश या प्राकृतिक हिंदी का सबसे पुराना पता तांत्रिक कहाँ मिलता है, तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर। फिर ऐसे ही इसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है समय, 1050 से लेकर 1375 तक माना है, ठीक है ना। तो मतलब ये जितना मैंने इसमें किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये सभी जितना भी हाईलाइट किया हुआ है, इन सभी से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न यहाँ से यहाँ तक, एक इसको क्या काल कहा, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आदिकाल का समय कब से कब तक माना है रामचंद्र शुक्ल ने, तो संवत 1050 से 1375 तक माना है। और किसके समय में माना है, तो ये माना है मतलब जनश्रुति के आधार पर। तो कब से कब तक समय माना है, संवत 770 से राजा भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के समय तक माना है। मतलब इनका नाम क्या था कि ये बंदीजन नाम का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखा है बंदीजन ने, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें माना है ये। आगे है इनके कथन। कथन क्या है, ऐसे ही इसमें कथन दिए हुए हैं, इनके सभी के कथन हैं, ठीक है। तो जितना मैंने हाईलाइट ये किया हुआ है, इसमें से ही प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही मैं प्रतिदिन मतलब पहले तो इनके प्रकरण लेंगे और फिर प्रतिदिन 1-2 पेज जो भी मुझसे होगा उसका वाचन किया करेंगे, ठीक है। और इसके प्रश्न की जो प्रश्नों इसमें से जो प्रश्न बनेंगे उनकी प्रश्नोत्तरें भी कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसमें सबसे पहला प्रकरण है आदिकाल, और प्रकरण 1 का सामान्य परिचय। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। तो जो आदिकाल है प्रकरण 1 उसका सामान्य परिचय ये है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा से दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मतलब इन्होंने कहा कि उनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक
माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति के इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व रूप राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। इसमें शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चित नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बताती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चरण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहों राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। ये बात किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरी बात यह आदिकाल के संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उससे कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंद है, मतलब उसमें बहुत कुछ बंद है। हिंदी इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों के काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ उन अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य रचना के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उनके कुछ पीछे तक की पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य एक और तो पुरानी परंपरा 14वीं शताब्दी के मध्य एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संवत सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। उनके कुछ उदाहरण हैं। चलिए वीर हम्मीर पाऊ भर मेयणी कंपई, दिग्मण हन अंधार धूली सुरह अच्छाई। तो दूसरी भाषा में अमीर खुसरो जो थे, खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कर रहे थे कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृति पुरानी काव्य भाषा भी मानते रहे थे।
इन्होंने एक उदाहरण दिया है, बालचंद विज्जावई भाषा, दुहों नहीं लगाई दुज्जन आशा। और दूसरी ओर कबीरदास जी अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अग्नि जो लागी नीर में, कंदो जरिया झारी, उत्तर उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी। तो सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया है कि देसिल बाना सब्जन मिथ्या, ते तैसन जंपो अवट्ठा। अर्थात देसी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण के पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके देशी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। मतलब उन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, कि हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की राजाओं का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हाईलाइट हुआ है, हाईलाइट पंक्तियाँ की गई हैं, ये मुख्य हैं, इनसे ही प्रश्न बनता है। अब जैसे कि इसमें दिया है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आगे इन्होंने कहा कि उस समय से जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का। ये भी कई बार ये जो कथन है ये आता है कि ऐसा किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। तो अपभ्रंश की प्राकृतिक, ऐसे ही इसमें कहा कि प्रचलित काव्य भाषा पद समझा जाता था, और अपभ्रंश या प्राकृतिक हिंदी का सबसे पुराना पता तांत्रिक कहाँ मिलता है? तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर। फिर ऐसे ही इसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है समय? 1050 से लेकर 1375 तक माना है, ठीक है ना। तो मतलब ये जितना मैंने इसमें किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये सभी जितना भी हाईलाइट किया हुआ है, इन सभी से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न यहाँ से यहाँ तक, एक इसको क्या काल कहा, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। आदिकाल का समय कब से कब तक माना है रामचंद्र शुक्ल ने? तो संवत 1050 से 1375 तक माना है। और किसके समय में माना है? तो ये माना है मतलब जनश्रुति के आधार पर। तो कब से कब तक समय माना है? संवत 770 से राजा भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के समय तक माना है। मतलब इनका नाम क्या था कि ये बंदीजन नाम का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखा है बंदीजन ने, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें माना है ये। आगे है इनके कथन क्या है? ऐसे ही इसमें कथन दिए हुए हैं, इनके सभी के कथन हैं, ठीक है। तो जितना मैंने हाईलाइट ये किया हुआ है, इसमें से ही प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही मैं प्रतिदिन, मतलब पहले तो इनके प्रकरण लेंगे और फिर प्रतिदिन 1-2 पेज जो भी मुझसे होगा उसका वाचन किया करेंगे, ठीक है।
और इसके प्रश्न की जो प्रश्नों इसमें से जो प्रश्न बनेंगे उनकी प्रश्नोत्तरें भी कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।